नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इकोलॉजी में अम्लीकरण कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अम्लीकरण में अभी बाकी है। जैसे कि मैंने कल बताया था और इसके पहले हमने यहाँ तक ये चीज़ें पूरी देखी थी और उसके बाद ही आपकी वीडियो एंड हुई थी। ठीक है, हमें आज एक कैलिफोर्निया का शोध पढ़ना है। उन्होंने अम्लीकरण के विषय में क्या बताया है उसके ऊपर जानकारी लेनी है। तो आइए देखते हैं कि क्या कहना है इस शोध का। उस शोध के अनुसार समुद्र के पीएच का, समुद्र के जो पानी है उसका जो पीएच है वो धीरे धीरे 7 से कम हो रहा है, जो कि किसी भी तरल के अम्लीय होने का संकेत देता है। उस शोध के अकॉर्डिंग ये जो शोधकर्ता थे इन्होंने ये बताया कि समुद्र के जो पानी है, आपका समुद्र का पानी का जो पीएच मान है वो धीरे धीरे 7 से कम हो रहा है, जो कि किसी भी तरल के अम्लीय होने का संकेत है। यदि किसी तरल का पीएच मान 7 से ऊपर है तो यह क्षार विशिष्ट होता है। क्षार विशिष्ट होता है मतलब बेहतर माना जाता है। इस प्रतिगामन का कारण वातावरण में, प्रतिगमन का कारण जो है वो वातावरण में CO2 की मात्रा में वृद्धि है। यह CO2 H2O के साथ प्रतिक्रिया करता है और इस प्रकार कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये याद रखिएगा। देखिए कार्बोनिक एसिड जैसे है ना, जैसे ये पॉइंट याद रखिएगा, बस काम बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड बनता है। अब उन्हीं शोध, जहां से शोध निकला है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार उथले तटीय, उथले मतलब समझते हैं ना, ये हो गया उथले तटीय, उथले तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में समुद्री पौधे और समुद्री घास के अम्लीकरण के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तटरेखा के वातावरण में उनकी मजबूत आबादी सेलफिश के जीवन को बचाने में, सेलफिश जो होती हैं उनके जीवन को बचाने में भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये इन शोध में कहा जा रहा है। आगे शोध में कहा गया कि महासागर और समुद्र के आसपास के समुद्री पौधों में वे क्षेत्र के निरर्थक CO2 को अवशोषित कर सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, एक ही चीज है, और उन्हें अपनी वनस्पति गतिविधियों में उपयोग करते हैं। इस प्रकार कम तीव्र कार्बोनिक एसिड बनते हैं। अगर ऐसा ना हो तो ज्यादा तीव्र कार्बोनिक एसिड बनेंगे। कम बनेंगे लेकिन उस मात्रा में ज्यादा बनने लगेंगे कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो मैंने कि बताया है, H2CO3, ये फार्मूला है। कहीं कहीं छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। प्रशांत तट के ऊपर एक नए अध्ययन में यह निर्धारित किया है कि समुद्री पौधे और समुद्री घास प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने आसपास की अम्लीयता को कम करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? अम्लीयता को कम करते हैं। आगे शोध में कहा जा रहा है कि अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इस निष्कर्षों से ये पता चलता है कि देसी समुद्री जल वनस्पतियों को बनाए रखने से स्थानीय तौर पर समुद्री पीएच के प्रति संवेदनशील समुद्री जानवरों पर बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के अम्लीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। मतलब बहुत लंबा सेंटेंस था, कहीं ब्रेक नहीं लिया इसने और पूरी मजबूती के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि निष्कर्ष जो निकाल रहे हैं वो ये है कि देसी समुद्री जल जो है वो वनस्पति को बनाए रखने, पहली बात तो वनस्पति जो बनाए रखना आप समझ सकते हैं, जनरल वर्ड है, से स्थानीय तौर पर जो समुद्री पीएच है, स्थानीय तौर पर जो समुद्री पीएच की बात कर रहा है, कहीं स्थानीय मतलब कि हो सकता है भारत का स्थानीय, तमिलनाडु का स्थानीय कोई हो, भारत में ही तमिलनाडु का स्थानीय, उसके तमिलनाडु के अगल बगल में जहाँ पीएच मान क्या है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है।
तो समुद्री पीएच के प्रति संवेदनशील, स्थानीय तौर पर समुद्री पीएच के प्रति संवेदनशील समुद्री जानवर, मतलब कि जो जानवर पीएच से जिनके त्वचा पर या जिनके जीवन में व्यक्तित्व या उनके पर्सनल जिंदगी में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट पड़ता है तो वो थोड़ा संवेदनशील और सतर्क हो जाते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहा है। समुद्री जानवरों पर बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर या बढ़ते CO2 के स्तर के अम्लीय प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिसमें प्री इंडस्ट्रियल समय से गिरावट आई है। मतलब बहुत पहले जब से औद्योगिकरण हुआ है तब से अभी तक गिरावट आई है और अब ये फिर से बढ़ रहा है। ठीक, अब ये कह रहा है कि लगभग 90% मत्स्य पालन तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों से होता है। ठीक, 90% मत्स्य पालन जो होता है वो तटीय, मैंने बताया कि समुद्र, मान लीजिए ये भारत की जो है वो तटीय रेखा है, ये वाली देख रहे ना, तो यहाँ पर ये तटीय रेखा की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। ठीक, तो ये जो अब बात कर रहा है लगभग 90% मत्स्य पालन तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों से होता है। किसी भी तटीय पीएच में कमी से कोरल, सीप, मसल्स जैसे जानवरों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिनके ढांचे और कंकाल कम पीएच वातावरण में अधिक भांगुर, मतलब कि पुराने और एकदम भुरभुरे टाइप में हो सकते हैं। ये सेलफिश मछली पालन के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसी शोध में कहा जा रहा है, जो 1 लाख से अधिक रोजगार प्रदान करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना $1 बिलियन से अधिक का योगदान देता है। ये शोध कैलिफोर्निया USA का है, तो बात भी वो अमेरिका की ही करेंगे। समुद्री पौधों और समुद्री घास को समुद्री तटरेखा के आवासों में संरक्षित करने का प्रयास, इसमें वाणिज्यिक समुद्री भोजन जाने वाली जगह भी शामिल है, भोजन की जगह भी शामिल है, ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा हिंदी मिसप्रिंट कहीं ना हुआ होगा। समुद्र के अम्लीयकरण से होने वाले पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। CO2 जो बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें उत्सर्जन में कमी अभी भी हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए नंबर 1 महत्वपूर्ण तरीका है, लेकिन हमारे शोध से संकेत मिलता है कि समुद्री पीएच पर समुद्री जीवन का भी पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए या फिर है। ठीक, आगे देख लेते हैं। पीएच स्केल की संकल्पना जो आई है वो है क्या, बेसिक जानते हैं। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं आपके, वो बिहार PCS, BPSC, ठीक है, BPSC, UPPSC, ठीक है, UK, MP, ये सारे स्टेटों में इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर ये बन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट में आते हैं तो पूछ लेते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए। डेनमार्क के एक बायोकेमिस्ट थे SPL सोरेनसन, नाम था इनका, क्या, सोरेनसन। डेनमार्क के बायोकेमिस्ट SPL सोरेनसन ने 1909 में, मतलब कि 1909 में जलीय घोल के H+ आयन की सांद्रता बताने वाले एक स्केल को बनाया। जो जलीय जल होता है ना, तो जानते हैं जलीय घोल की सांद्रता बताने वाले, ठीक, ये जल हो गया आपका। ठीक है, एक गिलास भर दिया पानी, तो कह रहा है जलीय घोल के H+ की बात कर रहा है, वो H+ की बात कर रहे हैं कि H+ आयन की सांद्रता बताने वाले एक स्केल को बनाया गया। ठीक, एक स्केल को बनाया गया, स्केल मतलब पटरी जानते हैं, जिसे पीएच के रूप में जाना जाता है, जिसे पीएच के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए अब इसमें क्या है, तो एक स्केल यहाँ भी खींच दो आप, जैसे आप लोग जानते हैं स्केल के विषय में अच्छे से, तो उनमें कुछ रीडिंग्स उन्होंने दी होंगी, अपनी बनाया होगा माल्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसको नापेंगे। तो कह रहा है कि उन्हीं को पीएच मान के रूप में जाना जाता है। किसी भी घोल का पीएच एक संख्या होता है जो उस घोल की अम्लता और क्षारीयता के विषय में बताता है कि इतनी इसमें अम्लता है और क्षारीयता होती है। अभी और हो सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे।
देखिए एसिटिक, ये एसिटिक और एल्काइन ये है आपका, ठीक। द पीएच स्केल क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये न्यूट्रल होता है जो पीएच होता है, 7 का जो पीएच होगा ये देख लीजिए, ये न्यूट्रल होगा। जैसे पानी, शुद्ध जल, उदासीन, इन सब का पीएच मान 7 होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पे? बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आया हुआ है कि एक शुद्ध जल हो और उदासीन जल हो तो इन दोनों का पीएच मान क्या डिफरेंट होता है, या फिर पीएच मान होगा क्या। 4 ऑप्शन दे दिए, 5वां ऑप्शन वहाँ रेडी रहता है आपको। आप जो है किसी प्रकार की कोई गलती करें, आयोग से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, वो खट्टे दे उठाकर ई ऑप्शन मान लेंगे, आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक। न्यूट्रल, जैसे कि मैंने बताया, नेचुरल, प्राकृतिक की बात कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। किसी भी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन H+, जैसे कि दिखाया है वहां पे, कि सांद्रता के विलोम मतलब के विपरीत के लघु गुणक, लघु मतलब छोटा, गुणक मतलब उसके मल्टीप्लाई में, लघु एल्गोरिथम की संख्या न्यूमेरिकल के बराबर होता है, विलोम के लघु गुणक संख्या के बराबर होता है। इसलिए घोल का पीएच हाइड्रोजन आयन के नकारात्मक लघु गुणक, निगेटिव लघु गुणक की बात कर रहा है, के तौर पर जाना जाता है। अब पीएच मान की मूल अवधारणा के विषय में अगर हम बात करें तो उदासीन नेचुरल सॉल्यूशन, शुद्ध पानी पीएच, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वही चीज यहाँ कह रहा है। पानी का पीएच 7 होता है। जब कभी एक घोल का पीएच 7 हो तो वह उदासीन घोल होगा। ऐसा घोल किसी भी लिटमस घोल या किसी अन्य संकेत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा जब तक वो 7 से ऊपर न जाए, 7 से कम न जाए। कुछ लोगों को ये बात ऊपर जा रही होगी, कुछ लोग किसी समझ पा रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पानी आप पीते हैं, शुद्ध जल पीते हैं या उदासीन जल होता है वही, तो ठीक है, तो वो शुद्ध होगा ना, तो आप किसी प्रकार का उसमें अम्लीय तत्व पाएंगे ना तो क्षारीय पाएंगे। जब तक पीएच 7.1 7.2 के ऊपर जाए और 7 पॉइंट के नीचे आए तब कुछ आपको क्षारीय अम्लता का पता लग सकता है, ठीक है। उसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। अम्लीय घोल का पीएच अगर बात करें तो सभी अम्लीय घोल का पीएच 7 से कम होगा। जितने अम्लीय घोल होंगे, अम्लीय वर्षा अभी तक पूरी डिस्कस की, तो अम्लीय घोल की वर्षा जो हो 7 से कम ही होगा। इसीलिए जब कभी किसी घोल का पीएच 7 से कम हो तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा। और यह नीले लिटमस को लाल रंग में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, ठीक है। लिटमस को लाल रंग में बदल देगा और मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी और फिनोल्फथीन को रंगहीन कर देगा। फिनोल्फथीलीन को, ठीक है, या फिर मिथाइल ऑरेंज आप याद रखिए, इनका अलग से एक बना लीजिए, को गुलाबी एवं फिनोल्फथीलीन को रंगहीन कर देगा। ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड कभी कभी बहुत लंबे होते हैं तो थोड़ा तोड़ के पढ़ने में आसान होता है। क्षारीय घोल का पीएच क्या होगा, अब हम आ जाते हैं। सभी क्षारीय घोल का जो सभी क्षारीय घोलों का पीएच जो होगा वो 7 से अधिक होगा। इसीलिए जब कभी किसी घोल के पीएच का मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। और यहाँ पर जस्ट इसके उल्टा होगा। लाल यहाँ पर क्या हो रहा था, देख लीजिए ऊपर, यहाँ किसमें उदासीन घोल या शुद्ध पानी का घोल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो रहा था, यहाँ नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जब प्रकृति क्षारीय प्रकृति का होगा तो लाल लिटमस को नीले रंग में और मिथाइल ऑरेंज को पीला और फिनोल्फथीलीन को गुलाबी रंग में बदल देगा। यहाँ पर किस में कर दे रहा था, मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी में कर रहा था और मिथाइल ऑरेंज यहाँ को पीला में कर रहा है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में आम पदार्थों के पीएच मान जो होते हैं वो ये ऐसे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये एग्जाम, स्टेट एग्जामों में अक्सर, जैसे विटामिन वाले एक आपने टेबल पढ़ी होगी, A B C D, उसके बाद इनके
सब होते हैं, ए का भी होता है, बी का, सी का है, जैसे होते हैं ना उनके अपने विटामिन के आगे कि क्या कौन से पदार्थ किसमें पाए जाते हैं, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैसे ये टेबल, ये दो अगर टेबल आपको याद है ना तो आप मान चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके फ्री के हैं और आप बस टेबल के सामने जहां स्टडी करते हैं वहां पर लगा लीजिए। तो ये कह रहा है कि कार्बन, यहाँ पर कार्बनिक HCl की बात कर रहा है, pH 0 होगा इसका, घोल लार भोजन से पहले, और pH मान होगा 7.4, मतलब ये क्षारीय प्रकृति का है। अगर हम तेल HCl की बात करें तो इसका pH 1 होता है, ठीक। हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, बेसिकली एक एक पढ़ना है तो एक एक पढ़ते हैं। कार्बनिक HCl की बात करें तो 0 pH होगा। इसी प्रकार तेल की बात करें तो तेल में 1 pH होगा, मतलब अम्लीय होगा। अमाशय रस की बात करें तो ये इसका pH 1.4 होगा। नींबू की बात करें, नींबू का रस जो होता है वो 2.5 होता है, मतलब कितना खट्टा होता है नींबू का रस। नींबू का रस आप दिमाग में आते ही सोचो कितना खट्टा होता है कि अगर खाओ तो एकदम ऐसे करता है, वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। वही अम्लीय की चर्चा हम कहाँ कर रहे थे अभी तक? अम्लीयकरण में, ठीक। सिरका 4.0, टमाटर का रस 4.1, कॉफी 5। ध्यान दीजिएगा, जो पीएच मान धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो अम्लीयता कम होती जा रही है। नहीं समझ में आ रहा तो समझा देते हैं। मान लीजिए कि ये अम्लीयता की एक स्केल हमने बनाई, तो वो कह रहा है कि किसी, ये 0 है तो एकदम अम्लीयता चरम पे होगी, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर अम्लीयता 7 हो गई तो उदासीन हो गया, शुद्ध हो गया वो। लेकिन अम्लीयता अगर 6 हो गई तो मतलब थोड़ा सा इससे कम ही होगा। अगर 5 है तो और कम होगा, मतलब इससे, जैसे यहाँ अम्लीयता थोड़ी शुद्ध हुई होगी लेकिन यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पर और ज्यादा होगी, यहाँ पर और ज्यादा होगी, और यहाँ पर चरम सीमा पे होगी। मतलब अम्लीयता 0 पे चरम होगी और सेवन के पहले पहुंचते पहुंचते शुद्ध होने का प्रयास करेगी, जो शुद्ध वाटर या उदासीन वाटर में चेंज हो जाता है, वही हम बात कर रहे हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में जो यूज होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो आइए, कॉफी में 5, शीतल पेय या सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो 6 pH मान जो होता है 6.0 होता है। दूध की बात करें तो 6.5 होता है, मतलब शुद्ध होता जा रहा है ये चीजें। अभी शुद्ध जल का सेवन होता है। दूध पिए हैं, दूध पीने पर वो लगता नहीं हल्का हल्का, वो उस टाइप खट्टापन नहीं आता, लेकिन हल्का स्टार्टिंग में दूध पिए तो हल्का हल्का खट्टापन आता है। जब 10 से 12 दिन का स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए कोई किसी गाय या किसी भैंस ने बच्चा दिया और स्टार्टिंग में आप दूध पीते हैं, उसका गर्म करके पिए, किसी प्रकार का पिए, तो खट्टा खट्टा सा आता है, खट्टा खट्टा सा लगता है। वो उसी का नतीजा है कि वो अम्लीय प्रकृति का होता है स्टार्टिंग का, बाद में वो भी नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 6.5 दे रखा है। लेकिन अब अभी आप नींबू का रस देख लीजिए कितना खट्टा होता है, मतलब यहाँ पर भी चरम सीमा पे है। कार्बनिक HCl की बात करें तो आप इसको सही नहीं सकते। अब आ जाइए, अब हमने शुद्ध जल तक का देख लिया। अब हम ये जो अभी तक एग्जांपल देख रहे थे आप ना, ये था अम्लीय का, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं अम्लीय है। ये एग्जांपल अम्लीय है। दूध, शुद्ध जल, शीत पेय, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी, टमाटर का रस, सिरका, नींबू का रस, अमाशय रस, तेल, कार्बनिक, ये सब क्या है आपके? ये सब के सब अम्लीय प्रकृति के हैं, ठीक है। और अभी जो आप देखने जा रहे हैं वो आपका क्षारीय प्रकृति के हैं। क्या? क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय, ये क्षारीय होंगे, ठीक। अगर हम लार या भोजन से पहले की बात करें तो वो 7.4 होता है। लार भोजन के बाद 5.8 होता है, ये अम्लीय प्रकृति का है, याद रखिएगा। रक्त की बात करें, रक्त 7.4 होता है। रक्त कभी देखो, अब अपना ही रक्त, कभी कभी कुछ लोग बहुत तेज से ब्लड निकलने होता है तो ऐसे करके अंगूठे में अंदर चूस लेते हैं ताकि वो बेसिकली खून आना बंद हो जाए, उसकी क्लॉटिंग बन जाए उसमें। तो अब रक्त का अगर आपने अपने खून का वो टेस्ट छका है तो वही है क्षारीय, आप समझ लीजिए, ठीक है। अंडा 7.8, वो भी क्या होता है आपका? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट देखा है, टूथपेस्ट तो आप सब लोग जानते होंगे, टूथपेस्ट का जो पेस्ट आता है वो किस प्रकृति कैसे लगता है, उसी टाइप का। बेकिंग सोडा का घोल जो होता है वो 8.5 होता है। वॉशिंग सोडा का घोल होता है 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो 10.5 होता है। घरेलू अमोनिया होती है 11.6 उसका pH मान है। तनु सोडियम
हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 13 होता है पीएच मान, और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसका पीएच 14 होता है। ठीक है, तो क्षारीय में आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है, अम्लीय में हमने आपको एग्जांपल दे दिए। अब इसके बाद देख लेते हैं कि पीएच मान और सांद्रता के बारे में याद रखने वाली बातें क्या हैं। वो ये हैं कि कम पीएच वाला अम्लीय घोल, उच्च पीएच वाला उच्च पीएच जो मान वाला जिसे हमने बताया है वही चीज यहाँ लिखी है। उच्च पीएच मान को हम क्या कहेंगे, हाँ उच्च पीएच मान को ये कह रहे हैं कि जो कम पीएच होगा आपका, कम पीएच वाला अम्लीय घोल उच्च पीएच मान वाले दूसरे घोल के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होता है। ध्यान दीजिएगा, कम पीएच वाला अम्लीय घोल उच्च पीएच मान वाले दूसरे घोल जो है वो अधिक शक्तिशाली होगा। मतलब कि शक्तिशाली की बात कर रहा है, मतलब 6.5 पे जो है वो 3 वाले से हो सकता है ज्यादा शक्तिशाली हो। 2 पीएच मान वाला एक घोल 5 पीएच वाले घोल के मुकाबले शक्तिशाली होता है। मतलब 2 पीएच मान वाला एक घोल 5 पीएच वाले घोल के मुकाबले शक्तिशाली होगा। वही तो मैंने यहाँ समझाया अभी। बेसिकली मैंने ये बताया कि हो सकता है 3 वाले से ज्यादा हो, लेकिन ना ऐसा नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि अब यहाँ पर उसने दूसरे लाइन में क्लियर कर दिया कि 2 पीएच मान वाला अगर घोल है तो 5 पीएच मान वाले घोल से ज्यादा होगा। और यही तो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ समझाया है कि उसकी चरम सीमा है, ये चरम सीमा है, और यहाँ पर वो शुद्ध होता जा रहा है। तो शक्ति सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी उसकी, उसके बाद यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो 5 वाला जब अगर हम 5 के मान को कंपेयर करेंगे किसी 2 के मान से, 3 के मान से, तो 5 कमजोर निकलेगा 2 और 3 से। मान ज्यादा है, शक्ति ज्यादा नहीं है उसकी। अब समझ में आ गया होगा। उच्च पीएच मान वाला क्षारीय घोल की बात अगर करें तो पीएच मान 10 का अगर हम बात करें, उच्च पीएच मान वाला क्षारीय घोल पीएच 10 मान वाले घोल से अधिक शक्तिशाली होता है। याद रखिएगा, उच्च पीएच, यहाँ भी वही सेम बता रहा है कि उच्च पीएच मान वाला क्षारीय घोल पीएच 10 मान वाले घोल से अधिक शक्तिशाली होगा। 14 ज्यादा शक्तिशाली है किससे, इससे। यही दिख रहे हैं, बहुत अधिक अधिक अम्लीय घोल का पीएच मान 0 जैसे मैंने बताया से कम हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और बहुत अधिक शक्तिशाली जो है वो अधिक ज्यादा, बहुत अधिक शक्तिशाली या बहुत अधिक क्षारीय घोल का पीएच मान 14 से अधिक हो सकता है, जैसे कि ये बता चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली पीएच हिंदी में भी लिखा है और पीएच इंग्लिश में भी लिखा है। तो कंफ्यूजन ये हो जा रही है, रुकने का रीजन ये है कि पढ़ाते पढ़ाते माइंड ना आपको एक सीक्वेंस में बात बताना है कि पीएच बोले या पीएच हिंदी वाला देखें या पीएच इंग्लिश वाला, बात दोनों की एक ही है, बोलना पीएच ही है, लेकिन हिंदी इंग्लिश जाते जाते वो देखना पड़ रहा है, इसीलिए ये चीजें हो जा रही हैं। ठीक है, अब जैसा कि बताया पीएच स्केल पर रंगों का यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हो सकता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर या रंजकों की बात कर रहे हैं का मिश्रण होता है। पूरे पीएच स्केल पर अलग अलग पीएच मानों के लिए अलग अलग रंग प्रदान करता है। अगर हम बात करें अलग अलग पीएच मानों पर यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा उत्पादित रंग नीचे तालिका में दिए हैं, तो देख लीजिए। अगर हम बात करें तो गहरा लाल अगर बात करें उसका पीएच क्या होगा, तो वो 0 होगा, लाल का 1 होगा, लाल का फिर 2 होगा, नारंगी का जो है वो 3 होता है, नारंगी लाल का जो है वो 3 होता है, नारंगी का 4 होता है, नारंगी पीला का 5 होता है, हरापन लिए पीला अगर बात करें तो 6 होता है, और हरा जो है वो शुद्धता 7 होता है आपका। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो ये अम्लीय प्रकृति के होंगे, फिर क्योंकि हम तो जानते हैं कि 7 के नीचे सब अम्लीय होगा, ये अम्लीय प्रकृति के हैं। ठीक है, अम्लीय है। उसके बाद यहाँ पर ये फिर क्षारीय होंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है हरापन लिए पीला 8, नीला 9, गहरा नीला 10, जामुनी 11, गहरा जामुनी 12, बैगनी 13, बैगनी 14। ठीक, तो बैगनी भी कई प्रकार के बैगनियों में से एक होता होगा। ठीक है, तो पीएच का जो महत्व है, अब हम इसके बाद पीएच का महत्व डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 24 से 25 मिनट की लंबी हो चुकी है।
तो 24-25 मिनट जब लंबी है वीडियो तो अब इसके बाद 18-19 मिनट बनाता हूँ मैं, ताकि दिक्कत ना आए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पीएच महत्व और उसके साथ में आने वाले जो टॉपिक हो गए, सब टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।